Hi everyone, welcome to ISPCS Motivation. Today on this channel we are going to start a new initiative for 69th BPSC. This initiative is called 5 MCQ a day initiative. तो इस इनिशिएटिव में हम लोग रोज़ किसी एक सब्जेक्ट के 5 MCQs को डिस्कस करेंगे। जैसे आज डे 1 पे हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 5 MCQ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इनिशिएटिव के मदद से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए हर सब्जेक्ट का। नंबर 2, आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर पाएँ। यू कैन डू सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि इन विच एरियाज़ यू हैव टू फोकस। आपको ये पता चलेगा कि हाँ, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम देना है, हर सब्जेक्ट के किस पर्टिकुलर एरिया में आपको अच्छे से कवर करना है, कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स है इस इनिशिएटिव का, ठीक है। तो इसमें अपना प्रोग्राम क्या रहेगा कि पहले मैं क्वेश्चन रीड करूँगा, और जब मैं क्वेश्चन रीड कर लूँगा तो उसके कुछ अगर करंट कॉन्टेक्स्ट होंगे तो करंट कॉन्टेक्स्ट को भी मेंशन कर दूँगा, और उसके बाद फिर मैं ऑप्शंस को रीड करूँगा। ऑप्शंस जब रीड हो जाएंगे तो आपको क्या करना है कि आपको वीडियो पॉज करना है और अपने आंसर को मार्क करना है। इसके साथ क्या है कि आपका साथ साथ प्रैक्टिस भी चलते रहेगा। इसके बाद जब आप ऑप्शन मार्क कर लोगे तो फिर से वीडियो प्ले करना और मैं आंसर डिस्कस करूँगा। आप देखना कि आपका आंसर सही हुआ या फिर गलत हुआ, और जब पांचों डिस्कस हो जाएगा तो आप देखना कि टोटल आपका कितना मार्क्स आया, और हो सके तो अपने मार्क्स को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन भी ज़रूर कर देना। तो ये प्रोग्राम रहेगा, और इसके साथ ही मैं कुछ बेसिक पीटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करूँगा उस टॉपिक पे। तो आप उसे भी या तो नोट डाउन कर सकते हो या सुन के याद रख सकते हो, और अगर रिवीजन करना है तो एक अच्छा तरीका जो मैं यूज़ करता था आप वो कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैं लिखूँगा उसका, तो उससे आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये हमारा प्लान रहेगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा डे 1 है और हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन फाइंड द वर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड है। योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए प्रीएम्बल, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत की बात की है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इवन ड्राफ्ट भी प्रिपेयर कर लिया है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के पर्सपेक्टिव से। तो यू क्विकली पॉज द वीडियो एंड मार्क योर ऑप्शन। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आप देखोगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड है। आर्टिकल 44 क्या बोलता है, दैट स्टेट शैल इंडेवर टू ब्रिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द इंटायर कंट्री। अच्छा, पीटी से रिलेटेड एक और फैक्ट ये आ जाता है कि ये चूँकि अभी जो बात की कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट भी प्रिपेयर कर लिया है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी ला सकते हैं। तो इसका जवाब होगा कि बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो है दे कैन लेजिस्लेट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। बोथ कैन लेजिस्लेट। वाई? बिकॉज जो सिविल लॉज होते हैं जिसमें हमारा मैरिज, अडॉप्शन, इससे रिलेटेड मैटर्स है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में कवर होंगे, वो कहाँ मेंशन्ड है? कंकरेंट लिस्ट में। और आप तो जानते हो कि कंकरेंट लिस्ट पे बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट कैन मेक लॉज। तो एक सवाल और पीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि क्या अभी किसी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? तो हाँ, गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सो या दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ये सारे फैक्ट्स आपके रिवीजन में आपको मदद करेगी। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 सेज सेंसस इज मेंशन्ड इन विच लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि सेंसस जो है शेड्यूल 7 के किस लिस्ट में मेंशन्ड है। ऑप्शन ए यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट,
ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अभी जो है वो हमारा 2021 का सेंसस कंडक्ट नहीं हो पाया है कोविड के कारण। दूसरा, अभी बिहार में कास्ट सेंसस की बात हो रही है, तो इससे भी इसके कारण भी ये टॉपिक डिबेट में रहा है, सेंसस से रिलेटेड इशू। तो ये आपका करंट इशू हो जाता है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर मार्क करो। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसका सही आंसर होगा यूनियन लिस्ट। सेंसस जो है हमारे यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है, शेड्यूल 7 की। और तब फिर अगर बात करें कि अगर अभी हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें तो बोला गया है कि ठीक है ये सही है, कास्ट सेंसस स्टेट गवर्नमेंट करवा सकता है। तो एक्चुअली इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया है कि हमारा जो ये कास्ट सेंसस होगा वो सेंसस नहीं है, वो इन द नेचर ऑफ सर्वे है, सर्वे के नेचर का है। ठीक है, पीटी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की बात करूँ तो आप बताओ सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारे वो कंडक्ट करवाते हैं सेंसस। ठीक है, और ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, और कुछ और पीटी फैक्ट्स की बात करूँ तो जल्दी से बताओ यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, ये भी पूछा जाता है। तो यूनियन लिस्ट में आप देखोगे कि 100 आइटम्स हैं। अगर स्टेट लिस्ट की बात करें, स्टेट लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, तो स्टेट लिस्ट में 61 आइटम्स मेंशन्ड है। कंकरेंट लिस्ट की अगर बात करूँ तो कंकरेंट लिस्ट में टोटल 52 आइटम्स मेंशन्ड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हम लोग सेंसस की बात की। अब क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे है, अविश्वास प्रस्ताव। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में अपोजिशन ने गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट। स्टेटमेंट 1, द मोशन कैन बी मूव्ड ईदर इन द लोकसभा और राज्यसभा। मोशन जो है लोकसभा या राज्यसभा दो किसी में भी मूव किया जा सकता है। स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा बोलता है द मोशन नीड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड, मतलब मोशन को एडमिट करने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। तो आपको बताना है कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन 2 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। तो अगर आंसर की बात करें तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। ठीक है, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मूव कर सकते हैं। और ऑप्शन 2 जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हाँ मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए तभी वो मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दैट इज़ 2 ओनली। तो अगर नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड थोड़ी और कुछ फैक्ट्स की बात कर लूँ तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? तो नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये एज ए स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, तो फिर मेंशन्ड कहाँ है? तो ये रूल बुक में मेंशन्ड है, रूल बुक ऑफ लोकसभा, जिसमें प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, तो उसमें मेंशन्ड है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन से कुछ सवाल थे। अच्छा, एक और बात कि अगर उस पैसेज के लिए क्या मेजॉरिटी चाहिए, पैसेज के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
It says, according to Bihar Municipality Act 2007, a citizen is ineligible to contest municipal election if she or he has option A, 2 child born after April 4, 2008, option B, 3 child born after April 4, 2008, option C, is it 4 child born after April 4, 2008, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो ये अब एक्चुअली मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिहार में, हर साल एक एक क्वेश्चन लगभग आता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को मेंशन किया है। और अभी हाल ही में इससे रिलेटेड करंट डेवलपमेंट भी हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना ऑप्शन मार्क कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ अगर किसी सिटीज़न के 3 चाइल्ड बॉर्न है अप्रैल 4, 2008 के बाद, तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे म्यूनिसिपल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए, और अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ये प्रोविज़न है म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2007 में मेंशन्ड है। तो अगर करंट कंटेक्स्ट की बात करूं तो अभी हाल ही में बिहार में छपरा की जो मेयर थी राखी गुप्ता, उनको इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया है इसी ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका पॉलिटी के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सर बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आप देखोगे बीपीएससी के एग्ज़ाम में अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अगर 68 की बात करूँ तो फाइनेंस कमीशन से 2 क्वेश्चन थे एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। और अभी हाल में इलेक्शन कमीशन बहुत चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट्स को लेके, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इसके सारे एस्पेक्ट्स को ज़रूर देख लो, कवर कर लो अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 सेज चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ अ टेन्योर ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 year विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर के बारे में पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, आर्टिकल 25 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रावधान जो है आर्टिकल 25 में मेंशन्ड है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर को मार्क कर लो। तो अगर आंसर की बात करें तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है दैट इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर वाला, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चीफ इलेक्शन का टेन्योर जो है 6 year और अप टू द एज ऑफ 65 year विच एवर अर्लियर वो होता है। और इनफैक्ट जो 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं उनका भी टेन्योर सेम होता है 6 year और अप टू द एज ऑफ 65 years। लेकिन हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 24 है 324 उसमें मेंशन्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज़ 1 ओनली। ठीक है, अब थोड़ी फैक्ट्स और थोड़ी फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो सबसे पहला कि किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन, आप देखोगे कि अक्सर बीपीएससी से पार्ट भी पूछा जाता है। तो पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि आपका आर्टिकल 324 से लेके 329 तक दिया हुआ है, तो इसमें इलेक्शन से रिलेटेड सारे प्रावधान हैं। दूसरा, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, ये भी बीपीएससी एज ए फैक्ट पूछ लेता है। तीसरा, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे? तो अभी तक ये अपॉइंटमेंट जो है वो पीएम के रिकमेंडेशन पे होता था। ठीक है, इसी पे अभी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया है, तो थोड़ी सी उस जजमेंट की भी बात कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से ये डिसीज़न दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसलिए जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे वो एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे करेंगे, ना कि सिर्फ
प्राइम मिनिस्टर जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है उनके रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो अब इस कमेटी के मेंबर कौन कौन होंगे? तो पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। और तीसरे मेंबर जो होंगे वो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। तो ये 3 मेंबर पैनल रिकमेंड करेंगे कि किस कौन कौन से लोग को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एज एन इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है, और उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, जिसका जो कि आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग। होप आपको इस सेशन से मदद मिलेगा। प्लीज़ आप अपने मार्क्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। कल एक नए सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चंस के साथ हम लोग वापस आएंगे।